तो मैं ये समझूं कि मैं हरियाणा के अगले सीएम से बात कर रही हूँ? मैं बनूंगा तो सीएम बनूंगा, अदरवाइज मैं विधानसभा में बैठ करके लोगों की आवाज उठाने का काम करूंगा। मान लीजिए आपको अच्छी सीटें आ जाती हैं, बहुमत अगर नहीं आई और अच्छी सीटें आ गई, तो क्या आप किंग मेकर होंगे हरियाणा प्रदेश के? किंग मेकर बना था दुष्यंत, जो किंग मेकर की बजाय किंग ब्रेकर हो गया। तो आपको ऑफर तो बहुत मिले होंगे अगली पार्टियों से? मुझे बहुत दफा मिले, बट मैंने बहुत खुल करके सबसे कहा कि मैं केवल चीफ मिनिस्टर का मटेरियल हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने अब विनेश को कहा कि देश तेरे साथ। प्रधानमंत्री उस दिन कहाँ थे जब उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा था? तो हमारे प्रदेश में आज की डेट में जितना यूथ आज मायूस है, आज हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे अपनी जमीनें बेच करके और डोंकी वीजा के साथ अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, कोई यूरोप में चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया। पहुंच तो गए किसी ना किसी रास्ते से। भारत तो बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, एयरलाइन बेच दी, आपकी पेट्रोलियम बेच दिया, केमिकल बेच दिया, आपका सारा जो है इंश्योरेंस बेच दिया। छोड़ा क्या? इस तरह से 72,000 एकड़ जमीन इन्होंने किसान की ली। इसीलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। हरियाणा में भाजपा की बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। ये 5 सीटें भी कांग्रेस की बदौलत है बीजेपी के पास आई। ये एक भी सीट नहीं जीती। अगर हम साथ होते हर हालत में बाहर हो गए थे। हम अपने बच्चों को किसी के आगे भिखारी नहीं बनने देंगे। लेकिन 21,000 रुपए जब आप देंगे किसी यंग को, तो फिर वो काम करने के लिए क्यों अग्रसर होगा? चौधरी देवीलाल ने कहा कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, सत्ता से सेवा होती है। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। ऐसे में क्या खींचतान चल रही है हरियाणा में और कौन होगा इसका सरताज, इसे लेकर आज हम पहुंचे हैं इनेलो के मुखिया अभय सिंह चौटाला के पास, जिनके पास एक लंबी विरासत है देवीलाल जी और ओम प्रकाश चौटाला की। लेकिन पिछले 20 साल से ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित करने में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको, इस बार होगा क्या 20 साल का वो व्रत टूट जाएगा? जो प्रदेश के हालात हैं जी, लोगों ने 10 वर्ष का कांग्रेस का राज देखा था। अगर कांग्रेस का शासन अच्छा होता तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। 10 वर्ष में कांग्रेस ने प्रदेश के किसान को लूटा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस के राज के अंदर जो एनसीआर का एरिया है, जो दिल्ली के सराउंडिंग आपका हरियाणा है, चाहे वो सोनीपत है, झज्जर है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, मेवात है, यहाँ की जमीनें एक्वायर की गई। दफा 4 और 6 के नोटिस दिए गए। सरकार जब भी कभी कोई भी नया काम करती है, उसके पास अगर लैंड नहीं है तो वो फिर किसान की लैंड को लेने के लिए उसको नोटिस देती है और उससे जमीन लेकर के और उसके ऊपर अपने इंस्टीट्यूट स्थापित करती है। नाम तो देते थे इंस्टीट्यूट बनाने के, और जमीनें लेकर के 4 और 6 के नोटिस दे के बिल्डर को बताते थे कि हमने इस जमीन पे नोटिस दे रखा है, आप किसान से बात करो, जमीन की कीमत ज़्यादा है और आप उससे एग्रीमेंट कर लो, उसके बाद हम उस जमीन को रिलीज कर दें और आप उस जमीन के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट बनाओ, आप उसमें कॉमर्शियल बनाओ, आप उसमें रेजिडेंशियल बनाओ। उसमें इन्होंने अपनी पार्टनरशिप रखी। इस तरह से 72,000 एकड़ जमीन इन्होंने किसान की ली। इसीलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। भ्रष्टाचार बढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मौका दिया था कि चलो इनको और एक दफा चुन करके देख लेते हैं। उन्होंने भी 10 वर्ष के अंदर जिस वायदों के साथ आए थे, वायदे बड़े थे देश के प्रधानमंत्री जी के। एक तो 15 लाख की बात कही थी कि जो कांग्रेस के लंबे समय में जो पैसा लूट करके विदेश के बैंकों में जमा हुआ है, हम उसको वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में इतना पैसा है वो कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा जी।
और बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को बैठा करके आप जैसे प्रेस के लोगों के सामने कहलवाया जाता था कि महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे। मतलब किस तरह से एक बड़ा फ्रॉड प्रदेश देश के लोगों के साथ किया। ये कहा था 2 करोड़ पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। 2 करोड़ का मतलब आप अगर उसको थोड़ा सा डिटेल में जाओगे तो आप कहोगे कि अब तक देश का हर नागरिक खुशहाल हो जाना चाहिए था। 20 वर्ष हो गए। 2 का मतलब है इन 10 सालों में 20 करोड़ लोग नौकरी लेने चाहिए थे। 20 करोड़ का मतलब है 144 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर एक घर का एक व्यक्ति नौकरी लगता है तो 20 करोड़ घर हो गए। एक घर में अगर 5 व्यक्ति थे तो वो घर खुशहाल हो गया। मतलब अब तक 100 करोड़ लोगों के पास रोजगार होना चाहिए था, खुशहाली होनी चाहिए थी, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लग जाने चाहिए थे। क्योंकि जिसको जॉब लगेगी, आज कोई छोटी मोटी जॉब लगता है उसमें भी 50-60 हजार लाख रुपया तनख्वाह है, तो उससे खुशहाली आ जाती है। इन्होंने बड़ा समझबाग दिखाया था और उसकी वजह से यूथ प्रभावित हुआ था। लेकिन आज हताश है। मैं हरियाणा की बात करूं तो हमारे प्रदेश में आज की डेट में जितना यूथ आज मायूस है, आज हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे अपनी जमीनें बेच करके और डोंकी वीजा के साथ, एक तो स्टडी वीजा से जाए, डोंकी वीजा से चले गए। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने जमीनें बेच दी, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, कोई यूरोप में चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया में चला गया। पहुंच तो गए किसी ना किसी रास्ते से, लेकिन वहां जाने के बाद जब तक उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चे अपने देश में वापस नहीं आ सकते। ये मुकदमे 15-15, 20-20 साल चलते हैं। थोड़ा टाइम नहीं होता, बहुत लंबे समय तक इसकी दिक्कत आती है। तो आप ये मान के चलो कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है बच्चों के साथ। तीसरा एक जो वायदा था वो किसान के साथ था कि हम आपको एमएसपी का कानून बना करके देंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात थी, वो भी नहीं किया। एक समझबाग दिखाया कि 2022 में आपकी आमदन 2 गुना कर देंगे, वो भी नहीं हुई। लोग परेशान हो गए। इसीलिए अब की बार नया नारा दिया भाजपा ने 400 पार का। सारी चीजें छोड़ दी पीछे की। ये नहीं बताया कि हमने देश में क्या किया और हम भविष्य में क्या करेंगे। सिर्फ 400 पार का नारा और 2047 में विकसित भारत बनाना है। भारत तो बेच दिया, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, एयरलाइन बेच दी, आपकी पेट्रोलियम बेच दिया, केमिकल बेच दिया, आपका सारा जो है इंश्योरेंस बेच दिया। छोड़ा क्या है? आपकी बंदरगाहें बेच दी, हर चीज जो है गिरवी रख दी, दे दी अंबानी को, अडानी को और बहुत सारी अलग अलग कंपनियों को, जिससे देश को नुकसान हो गया। लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। आज इसीलिए 400 पार का जो नारा था, ये कांग्रेस की गलती की वजह से आज देश में भाजपा की सरकार है। अगर कांग्रेस इस बात की जिद ना करते कि वे नीतीश कुमार को हमें साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को साथ रखते तो उसमें सीधा सा ये था कि वो कन्वीनर बनते, वो बड़ी ताकत बनते। इन्होंने सबसे पहले उनको दरकिनार किया। हमारे को इंडिया गठबंधन का मेंबर इसलिए नहीं बनाया, हर पार्टी चाहती थी कि हम उसका मेंबर बने। खुले रूप में बहस होती थी इस बात पे। उनको पता था कि अगर इनको मेंबर बना लिया तो इनकी हिस्सेदारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए कांग्रेस ने हमें भी उससे अलग रखा। नुकसान क्या हुआ? यहां 10 की 10 जीतते, 5 सीटें कम होगी। नीतीश को बाहर करने की बजाय बिहार के अंदर मैक्सिमम सीट बीजेपी और नीतीश जी की पार्टी जीत गई। अगर नीतीश साथ होते, भाजपा वहां साफ हो जाती और हर हालत के अंदर फिर भाजपा सत्ता से बाहर हो जाना था। ये कांग्रेस ने ये मान लिया कि तुम ही अकेले आगे बढ़ जाओ, उसकी वजह से आज ये सत्ता से बाहर हो गए। अब हरियाणा के जो हालात हैं, देश में तो बात नहीं बढ़ पाई, चलो किसी तरीके से फिर बीजेपी आ गई, लेकिन अब बीजेपी उस तरह की मनमर्जी नहीं कर सकती जो पहले किया करती थी। पहले तो देश के प्रधानमंत्री किसी की बात सुनते नहीं थे,
हर फैसला अपनी मर्जी से थोपते थे। रात को 12 बजे कहते मैंने नोटबंदी कर दी, मैंने जीएसटी लगा दी। मतलब एक तरफा फैसले थे। 3 काले कानून बना दिए किसान के लिए, किसी से कुछ नहीं पूछते थे। लेकिन अब अपनी मर्जी नहीं चला पाएंगे। अब तो हर बात अपने जो पार्टनर्स हैं उनसे उनको शेयर करनी पड़ेगी। नहीं शेयर करेंगे उसी दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग जो उनके पार्टनर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को मनमर्जी नहीं करने देंगे। जहां तक अब हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में भाजपा की बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। ये 5 सीटें भी कांग्रेस की बदौलत है बीजेपी के पास आज। नहीं, एक भी सीट नहीं जीतते। अगर हम साथ होते हर हालत में बाहर हो गए थे। अब चेहरा बदल दिया चीफ मिनिस्टर ने। चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म नहीं हो सकती। वो तो बड़ी है, क्योंकि इन्होंने लगातार रोजाना अखबारों के अंदर अपने किए हुए फैसले बदले। इसका मतलब आपने जो आपकी सरकार पहले चला रहे थे उन्होंने गलत फैसले लिए। अगर मैं आपका कोई फैसला बदलूंगा, आप मेरे साथ हैं, तो आपका फैसला तभी बदलूंगा ना जब वो आपका फैसला सही नहीं होगा। अब जब फैसले बदले हैं तो उससे भी लोगों में सीधा मैसेज आ रहा है कि ये तो पहले तो गलत फैसले करके हमें परेशान कर रहे थे, अब कहीं उसको थोड़ा बहुत ठीक करके दिखा करके हमें फिर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए। कांग्रेस का सवाल जहां तक है, कांग्रेस ने आज तक, कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस में हमेशा नीचे से पैनल से 3 लोगों के नाम मांगे जाते हैं। 3 से ज्यादा नाम कभी नहीं आए, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, देश का कोई भी राज्य हो। अब की बार एक नया काम किया इन्होंने। अब की बार 20,000 रुपए के साथ एप्लीकेशन मांगी कि जो अप्लाई करना चाहता है वो 20,000 रुपए का ड्राफ्ट दे, चेक दे, कैश दे, चाहे कोई आपका पार्टी के दफ्तर को ऑनलाइन दे, जैसे भी करे पेमेंट करे उसके साथ में। कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां 70-70, 80-80 लोगों ने अप्लाई किया है। अब जब स्क्रूटनिंग होगी वहां पे, जब 3 लोगों के नाम आएंगे तो बाकी भगदड़ मचेगी कि नहीं मचेगी? वो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे छोड़ के? और दूसरा, कांग्रेस अगर अच्छी पार्टी होती, अगर कांग्रेस ने अच्छे फैसले किए होते तो 10 साल पहले सत्ता से बाहर नहीं होते। किसान उस लूट को अब तक भूल नहीं पाया। हमारा प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर जब भी किसान के ऊपर किसी भी तरह का कोई अत्याचार हुआ, उनकी लड़ाई केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। अब की बार भी आप उदाहरण है कि हरियाणा में सबसे लंबा आंदोलन चला 13 महीने बॉर्डर के ऊपर। केवल हमारी पार्टी थी जिसने उस आंदोलन में लगातार पहले दिन से उसका हिस्सा बन करके उसमें हर तरह की मदद करी। यहां तक भी ऐसे हालात भी बने, मुझे कहा गया कि अगर आप रिजाइन करके आओगे तो उससे आंदोलन को बल मिलेगा। मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, इस्तीफा दिया विधानसभा से और उस आंदोलन में जाकर के उनके साथ खड़ा होगा। खड़ा तो मैं पहले से था, फिर और ज्यादा खुल करके उनके साथ आया। पहले दिन से हमारी पार्टी का ये फैसला था कि हम नफा नुकसान नहीं देखेंगे। हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हम हर हालत के अंदर जब तक किसान से न्याय नहीं होगा हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे विधानसभा थी, चाहे बाहर था, हमने उस लड़ाई को लड़ा। कांग्रेस कहीं नहीं थी। कांग्रेस तो केवल लोकसभा में खड़ी होकर के उन काले कानूनों के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन खुल करके इसलिए नहीं बोल सकती थी कि वो कानून की रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो कांग्रेस के वक्त में थी। उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस कमेटी का चेयरमैन था, उसी कमेटी ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और ये बिल, एक बार आपको याद होगा, कांग्रेस की सेंटर की सरकार थी, वो बिल आया था, उस पे बिल को इंट्रोड्यूस करके डिबेट करवाई गई। उस डिबेट में हुड्डा के बेटे ने हिस्सा लिया था, दीपेंद्र ने। उसने ये कहा था कि हम मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों को लाएंगे और जो सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन हरियाणा करता है वहां हम उनको 2-2 फुट लंबे आलू पैदा करके देंगे। उस पर सुषमा स्वराज उस वक्त थी, अपोजिशन लीडर थी, उन्होंने चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि बेटा तू हरियाणा का है, किसान के घर में पैदा हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं तू कभी खेत में गया है। कभी 2 फुट का आलू नहीं हुआ करता,
2 फुट की तो लौकी हो सकती है। ये चुटकी ली थी। और उसके बाद फिर जब उस वक्त के कांग्रेस के सहयोगी जो थे, चाहे वो लालू यादव थे, चाहे ममता जी थी, चाहे कोई बीजू पटनायक के बेटे थे, जो भी इनके पार्टनर थे, चाहे वो साउथ के स्टालियन के फादर थे, उन सब ने उसका विरोध किया कि ये किसान के खिलाफ है, हम इस बिल को किसी कीमत में पास नहीं करवाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी, आप सोच लो इस पे। तब इन्होंने उसको विड्रा किया और विड्रा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाजपा भी जब पहली सरकार बनी थी उसमें भाजपा के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए भाजपा उस बिल को नहीं लेकर के, ये इस इंतजार में थे कि जिस दिन हमारा स्पष्ट बहुमत आ जाएगा, जब हमें किसी की परवाह नहीं होगी, हम उस दिन लाएंगे। बिल नहीं ले, अध्यादेश लेकर के आए। अध्यादेश लेकर के आने के बाद जब प्रेशर बना कि भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, इसके ऊपर चर्चा कराई जाए, तब वो लोकसभा में आया, तब उसके ऊपर चर्चा हुई। उस चर्चा में भी लोकसभा में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था कि मेरा फैसला है, मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगा, इसके अंदर कोई त्रुटियां हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये कह करके उसको लोकसभा से राज्यसभा से पास करवाया। लेकिन वो तो किसान मजबूत था, वो अड़ करके खड़ा हो गया। आखिर प्रधानमंत्री को अपना स्टेप वापस लिया और किसान से माफी भी मांगी। उसी का नतीजा है, अगर लंबे समय तक किसान नहीं बैठता, नहीं लड़ता, तो भाजपा की हालत आज खराब नहीं होती। भाजपा ने किसान के साथ जब झगड़ा मोल लिया तो भाजपा सत्ता से बाहर होने पे आ गई कि नहीं आ गई। कांग्रेस पे भी लोगों का भरोसा नहीं है हरियाणा में। दूसरा, कांग्रेस में आपस में बहुत बड़ा बिखराव है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं शैलजा जी के अपने उम्मीदवार हैं, कहीं दीपेंद्र उसके सुरजावाड़ा के अपने उम्मीदवार हैं, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बना रखे हैं। राहुल गांधी ने एक अपनी टीम बना रखी है राहुल के नाम से, उसके भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली राहुल को सारी रिपोर्ट करते हैं, वो लोग भी टिकटार्थी हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा विवाद होगा। यहाँ अब लोगों को अगर किसी पे दोबारा से दिल अगर किसी पे टिक रहा है उनका लोगों का, तो हमारी पार्टी ने जो काम आज तक जब भी सत्ता में रहे, जो वायदे हमने किए उनको पूरा किया। हमने कभी कोई बात लोगों के बीच में जाकर के ये नहीं कहा कि भी हम ये करेंगे हमारे राज में, हमने कहा कि हमने ये करना है और हम सत्ता में आए तो हमने उसको किया। अब लोगों को एक विश्वास है कि अब दलित और किसान, मजदूर और किसान इकट्ठा हो गया और अब आने वाले टाइम में लोग फिर से हमारे पे भरोसा करेंगे और हमें मौका देंगे। हमें जब मौका मिलेगा तो हमने 8-9 वायदे किए लोगों के साथ, जो खुल करके हम लोगों को बताते हैं, उनको जैसे सरकार बनेगी पूरा करेंगे। जो आपने पिछले दिनों भी वादा किया कि फ्री पानी, बिजली के बिल में कुछ आप डिस्काउंट देंगे, और कई पार्टियां ये कर रही हैं, कई राज्यों में ये किया जा रहा है। मैं आपको फिर एक चीज बताता हूँ, मैंने यही तो कहा था ना, हमने जो बात की उसको पूरा करेंगे जी। हमारी गवर्नमेंट थी 2000 से 2005 में, चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे। घर घर टूटी जो पहुंचाई थी वो हमारे राज में गई थी। हर गांव में जहां पीने के पानी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था, हमने वहां कैनाल वाटर से पानी पहुंचाया। जमीन से अगर पानी दिया तो उसमें आरओ लगाया ताकि केमिकल वाटर ना जाए लोगों के पास। हर घर में टूटी लगाई, फ्री में पानी दिया था। हमारे वक्त में 1 पैसा पानी का चार्ज नहीं हुआ, ये आप पता कर सकते हैं। ये तो आजकल गूगल पे जाओगे, सर्च मारोगे, 1 मिनट में सारी चीज सामने आ जाती है। जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली तो हमारे वक्त में हरियाणा के किसान को सबसे सस्ती बिजली अगर इस देश में दी गई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तब दी थी। हमने मीटर हटा दिए थे, हमने फ्लैट रेट कर दिया था कि अगर 20 हॉर्स पावर की मोटर किसी की है तो उसको सिर्फ 600 रुपया महीने का देना होगा, इससे ज्यादा बिल नहीं आएगा। अगर किसी की 10 हॉर्स पावर की है तो उसको 300 रुपया देना होगा। तो फ्लैट रेट पे बिजली दी हमने ट्यूबवेल की। डोमेस्टिक लाइट जो है, जो हमने अब ये कहा कि हम फ्री देंगे, उसका तो मैं उदाहरण हूं आपके सामने कि कैसे फ्री करेंगे हम, और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ इससे फ्री हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। आज
सोलर एनर्जी एनर्जी की, हाँ उसका जमाना है आज। जी। और सोलर एनर्जी जो है उस पर 80% सब्सिडी है। जो सोलर प्लेट लगती है, जो पैनल आपके घर पे लगता है, उसमें 80% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। जी। आप ये मान के चलो कि 80% सब्सिडी में कोई भी कंपनी अगर सोलर प्लांट लगा करके आती है तो वो भी 10-20% कमाती है कि नहीं कमाती? बिल्कुल कमाती है। हम उस सिस्टम को बंद कर देंगे। हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको कहेंगे कि तुम जाओ और हर घर के ऊपर सोलर प्लांट लगाओ। जब वो हर घर के ऊपर लगाएंगे तो जो 80% वाला है वो फ्री हो गया कि नहीं हो गया? जब हम उसके घर पे फ्री में एक सोलर का प्लांट लगा देंगे, सोलर की प्लेट लगा देंगे, जिसके घर में जितनी जरूरत है उतनी लाइट के हिसाब से, तो बिजली फ्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मैं 2 से 2.5 लाख रुपए बिजली का बिल देता था, और जब ये सोलर सिस्टम आया तो मुझे आकर के एक जर्मनी की कंपनी है जो हमारे सरसा के लोग भी है, जिसके साथ उन्होंने टाई अप किया, वो मेरे पास है। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भी लगा देते हैं। तो मैंने उनसे कहा यार बड़ा महंगा है, इतना पैसा पहले दूंगा मैं, कहा इससे अच्छा तो उसके ब्याज में ही मैं अपना बिजली का बिल भरता रहूंगा। वो कहने लगे नहीं कि आपको किसी ने गलत बता दिया, इसमें 80% सब्सिडी है। मैंने उनको कहा आज लगा दो, उन्होंने लगा दी। मैंने जब से लगवाया अब तक 1 रुपया भी बिजली का बिल नहीं है मेरा। 30 साल की गारंटी है कि 30 साल तक अगर कोई भी इसमें फॉल्ट आएगा तो हम ठीक करके देंगे। 30 साल अगर मेरा 2.5 लाख रुपया महीना बचता है तो आप अंदाजा लगाओ मैं कितना पैसा बचा है मेरा। मैं 30 साल बाद उसको रिपीट करवा लूंगा, तब तक और अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और सस्ता हो जाएगा। तो इस करके हमने ये बात की है कि हम बिजली डोमेस्टिक फ्री देंगे, हर घर पे सोलर प्लांट लगाएंगे। उसके बाद जो सरकारी जमीनें गांव में जो बंजर पड़ी है, जो किसी काम की नहीं है, हमारा सरकार की तरफ से सोलर लगा करके देंगे। आपने देखा नहीं, ये जितनी भी आपकी हाईवेज हैं आजकल जो जितने बने हैं उन पे सब पे लाइटें हैं और सब पे साइड में सोलर्स के प्लांट पैनल लगे हुए हैं। तो बिजली फ्री है उनकी, तभी दे रहे हैं, तभी लगा रहे हैं वो, अदरवाइज कैसे करेंगे? तो ये काम मुश्किल काम नहीं। अब मैंने जब ये बात कही, मुझे आप जैसे पत्रकार साथी ने एक ने पहले और पूछा कि आप कैसे कर दोगे। मैंने जब उसको ये सारी चीज समझाई, मैंने कहा भी मेरी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप किसी सोलर कंपनी वाले से बात करके और देख लें कि भाई कितना पैसा सब्सिडी है, कितना हमें बचता है। वो एक बार तो ये कहेगा 2% है, 4% है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे कहेगा 20% है भाई। क्योंकि उसमें कितने लोग तो वो भी हैं सरकार में बैठे जिनको कोई ना कोई कमीशन जाता होगा। आज बिना कमीशन कोई काम हो रहा है? बिल्कुल, हर चीज में कमीशन है। आप गाड़ी लेने जाओ, उसका भी दलाल बाहर बैठा है, वो कहेगा तेरे को 5,000 रुपये सस्ती दिलाऊंगा, मेरा 2,000 कमीशन है। आप 3,000 का बचाने के चक्कर में उसको 2,000 दे दोगे। तो ये मतलब मान के चलो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, नियत ठीक है तो इस काम में दिक्कत नहीं है। तीसरी बात आप मेरे से पूछोगे, मैं आपका उसका जवाब देता हूँ, बेरोजगारों की और पेंशन प्लान की। बिल्कुल, हमारे वक्त के अंदर 2000-2005 में सबसे कम कर्जा था सरकार पे, और जब हम सरकार छोड़ करके गए, सरप्लस पैसा छोड़ करके गए, उस वक्त खजाने में सरप्लस पैसा छोड़ा, उस वक्त 2,500-3 हजार करोड़ रुपया छोड़ के जाना बहुत बड़ा अमाउंट था। आज के 2.5-3 लाख के बराबर है वो। और हम 11,000 रुपया जो ग्रेजुएट था जिसके पास जॉब नहीं थी, उसको 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलता था सरकार की तरफ से एनुअल। हाँ, हर महीने। अच्छा, हर महीने? हर महीने 11,000 रुपया। या पता कर लो, तो आप पता करोगे आपको पता लग जाएगा। जो ग्रेजुएट था उसको, और जो 12th पास था उसको भी कुछ अमाउंट था, 5,000 था, कुछ ऐसा था, उसको भी मिलता था। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए थे उस वक्त में, जो उसमें जाकर के नाम दर्ज कराता था, उसके थ्रू जॉब भी मिलती थी, और जिसको जॉब नहीं मिलती थी उसको पैसा मिलता था। आज उस वक्त तो हमारे 21,000-22,000 करोड़ का बजट था टोटल। आज बजट है 3 लाख करोड़ का। तो 3 लाख करोड़ के बजट में 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम फजूल के खर्चे बंद कर देंगे सारे के सारे, तो हर हालत में हम उसको पहुंचाएंगे।
हम अपने बच्चों को किसी के आगे भिखारी नहीं बनने देंगे। लेकिन 21,000 रुपए जब आप देंगे किसी यंग को, तो फिर वो काम करने के लिए क्यों अग्रसर होगा? 21,000 अगर नहीं नहीं घर नहीं, है। हम उसको 21,000 रुपये तो तब की बात करते हैं, उसके लिए भी हमने जो पहले, उसको आपने पढ़ा नहीं होगा कि हमने क्या कहा है उसमें। हमने ये कहा है कि हम हर घर के अंदर एक आदमी को नौकरी मिले। जिस परिवार में नौकरी नहीं है, जिस परिवार का आज तक नौकरी लगा नहीं, जिस घर में पढ़ा लिखा बच्चा है जो सरकारी नौकरी चाहता है, हम उसके लिए एक्ट बनाएंगे कि उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो उसके लिए योग्य है तो फिर उसको प्रायोरिटी पे नौकरी दीजिए, और उसके साथ 2 लाख पोस्टें आज भी हमारे यहाँ पे वैकेंट है, हम उनको फिलअप करेंगे। उसके बाद भी कोई बच्चा रह जाता है, फिर हम उसको बिना ब्याज के एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे कि तू अपना जो काम कर, कोई भी एक अपना काम शुरू कर। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की उसको कहेंगे कि तू ट्रेनिंग ले। हम उस ट्रेनिंग के लिए भी हमने एक चीज सोची है। ये जो इन्होंने तो यूनिवर्सिटियां बना दी और कुछ कर दिया, बच्चे कहीं जा ही नहीं सकते, ना उससे कोई ट्रेनिंग का फायदा होता। मैं ऑलरेडी इस चीज को चला रहा हूँ। चौधरी देवीलाल जी के नाम से हमने एक इंस्टीट्यूट बना रखा है चंडीगढ़ में, जिसमें हर महीने 200 से 250 बच्चों को ट्रेंड करके मैं जॉब दिलवाता हूँ। लंदन के अंदर है, आज की डेट के अंदर नर्सिंग के स्टाफ की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसे जर्मनी के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग डिमांड्स है, जहाँ लोगों को जॉब की जरूरत है, जहाँ उनको मतलब है लेबर की जरूरत है और हमें जॉब की जरूरत है। हम अपने आप को लेबर नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को एक बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग करवा करके भेजेंगे कि उसको प्राउड फील होगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कोई ना कोई। हम उनके साथ जो बाहर जो भी मुल्क है, जिस मुल्क में जैसे मान लो लंदन में आपके नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, तो वहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करेंगे और वहाँ से उनके ट्रेनी बुलवाएंगे। हम उनको कहेंगे कि तुम हमारे से आप अपने ट्रेनी भेजो और वो इनको यहाँ ट्रेनिंग दे। उनको जितना पैसा देना होगा, जो अमाउंट उनके लिए फिक्स होगा, वो हम देने का काम करेंगे सरकार की तरफ से, ताकि हमारा बच्चा जो बाहर जाए वो वापिस नहीं फिर उसको जॉब मिले। हम कोई यूं नहीं करेंगे, हम हवा में नहीं फेंक रहे कोई भी चीज। हमने सारी स्टडी करी है A to Z सारी चीजों को पहले, कि क्या हम ये कर पाएंगे। अगर हम नहीं कर पाए और हम किसी को कह करके एक दफा सत्ता में आ जाए, दोबारा हमारे पे कौन विश्वास करेगा? मतलब ही नहीं है कोई किसी पे विश्वास करे। गलत वायदे जो करते हैं वो सत्ता से बाहर बहुत जल्दी हो जाते हैं। सत्ता से बाहर तो चलो, सत्ता तो आनी जानी चीज है, आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है कि नहीं। राजनीति में आप झूठ बोल करके ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ सकते। ये उदाहरण रहा, दुष्यंत आपके सामने है, 5 साल में धरातल पे आगे कि नहीं आगे? कहीं कोई नजर आ रहा है आपको, लग रहा है आपको ऐसा कि ये लोग जिस तरह से आए थे ये दोबारा कभी उस जगह पे पहुंच जाएंगे? तो क्या लग रहा है कि हरियाणा में चाचा भतीजे की लड़ाई भी इस बार रहेगी या नहीं कहीं लड़ाई नहीं है। ये उन्होंने हमारे साथ हर घर में बंटवारे होते हैं, हम मानते हैं जी। वही घर आप मुझे बता दो कौन सा है जिसमें बंटवारा नहीं होता। लेकिन बंटवारा हो ईमानदारी का, दगा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे साथ तो दगा किया ही किया, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ बड़ा दगा किया। लाखों लोग जो हमारे वोटर थे, जिन पे चौधरी देवीलाल के नाम पे जो मरते मिटते थे, जो आंख बंद करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपना वोट कास्ट करते थे, उनको बड़े समझदार दिखा दिए। वो लोग बेचारे जो है वो परेशान हो गए। अब वो लोग दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं, आप देखना बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो इस चुनाव में आपको लग रहा है कि मायावती के साथ जुड़ना फिर से आपको कुछ अलग तरह से आपको उस कुर्सी पे बैठा देगा जिसके लिए आप पिछले 20 साल से इंतजार कर रहे हैं? बात कुर्सी के इंतजार की है, लड़ाई जो है वो इस बात की है कि हमारे लोगों को ठगा गया। जिन्होंने ठगा उनको सजा मिले, लोगों को सुविधा मिले। हमने सत्ता, कभी चौधरी देवीलाल का नारा था
चौधरी देवीलाल ने कहा कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, सत्ता से सेवा होती है। हम सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जो अन्याय अब तक 20 साल में हुआ है उनसे न्याय हो और उनको सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले, हमारा प्रदेश प्रगति करे, हमारा प्रदेश न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसकी पहचान बढ़े। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की पहचान दुनिया में बढ़ाई। ये गुड़गांवा आपके सामने, साइबर सिटी आपके सामने, ये सारी देन जो आज यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आज यहाँ जितनी कॉरपोरेट की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी, जिस प्रॉपर्टी पे आप बैठे हैं, ये लाइसेंस भी हमारे दिए हुए हैं। अगर हम नहीं लाइसेंस देते, अगर हम उस वक्त डेवलपमेंट को ना बढ़ाते, तो आप मान के चलो गुड़गांवा आज दुनिया के नक्शे पे कहीं नजर नहीं आता। हमारे डेवलपमेंट के बाद हर सिटी में, पूरे देश में डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले आप मुझे बता दो, स्वाय बॉम्बे के या दिल्ली के, दिल्ली में भी चंद बिल्डिंगें थी। दिल्ली में भी कोई बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें कहीं नहीं थी, 2, 4, 6 बिल्डिंगें थी, वो भी एशियाड में बनी। उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2000-2005 में जो काम किया वो बोलता है। लेकिन सर, आपने बीएसपी के साथ समझौता किया है और वो 2 बार टूट भी चुका है आप लोगों का समझौता, तो आपको लग रहा है कि इस बार इस चुनाव में वो आपको उतना सफल कर पाएंगी? हमारा समझौता टूटा था, लेकिन हमारे आपस के जो कार्यकर्ता थे ना, उनके दिल नहीं टूटे। ये समझौता भी कार्यकर्ताओं का है। अच्छा। हाँ, ये दलित के साथ अन्याय है, किसान के साथ अन्याय था, दलित और किसान इकट्ठा हो गया। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें उनका प्रदर्शन तो बहुत अच्छा नहीं रहा इस बार किसी का भी अच्छा नहीं रहा। इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया था, बस। इसके अलावा कुछ नहीं था। डोमेस्टिक जो है वो अलग चीज होती है, इंटरनेशनल नेशनल अलग चीज होती है। वो लड़ाई राष्ट्रीय मुद्दों की थी, वो इंडिया और एनडीए की लड़ाई थी। ये लड़ाई प्रदेश के हितों की है। इन दिनों हरियाणा में पहले आपने 2023 में एक यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा, और अब कांग्रेस और भाजपा लगातार यात्राएं निकाल रही हैं। क्या लगता है कि इन यात्राओं से मंजिल तक पहुंचेंगे, या आपने जो ये बताया कि आप किस तरह से काम करेंगे वो जन जन तक बहुत तेजी से पहुंचने जा रहा है? मैंने उस यात्रा के दौरान है ना, वो यात्रा मैंने जो की थी वो इसलिए करी थी कि मैं हरियाणा के हर वर्ग के लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को समझूं कि कहां क्या दिक्कत है। कल को अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर केवल अधिकारियों पर निर्भर ना रह करके हमें धरातल की जानकारी हो कि कैसे लोगों को सुविधाएं दी जा सके। मेरा मकसद ये था। मेरा मकसद ये नहीं था कि यात्रा के बहाने से कहीं अपने आप को सत्ता की खुशी तक पहुंचाने का काम करूं। मैं लोगों का विश्वास जीतने के लिए गया था। मैं किसी को समझबाग दिखाने नहीं गया। जब भी कोई चुनाव आता है सर, तो हमेशा ना मेन जो मुद्दे होते हैं वो गौन हो जाते हैं। अभी भी आप देखें, अभी कांग्रेस की एक लड़ाई दिख रही है, दूसरी तरफ भाजपा अभी अपनी पार्टी को ही संभालने में लगी है, या आप कहें, आपने पहले भी कहा कि नेता बदलने में लगे हुए हैं। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस पे आपने बहुत बताया भी। क्या लग रहा है कि इस बार किसान इनेलो के साथ जाएंगे? 100% बहुत बड़ी संख्या में आएगा। किसान, मजदूर, इवन आप देखना कर्मचारी, व्यापारी, युवा, ये वर्ग बहुत खुल करके हमारे साथ लगेगा, क्योंकि हमारी बात पे भरोसा करेगा। हमारे पे भरोसा इसलिए करेगा, मेरे ग्रैंडफादर ने जो प्रॉमिस किए पूरे किए। इस देश में पेंशन नहीं मिलती थी किसी को। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कर्मचारी के अलावा भी कभी किसी बुजुर्ग को पेंशन मिलेगी क्या, कभी किसी का कर्जा माफ होगा क्या, कभी किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए सरकार की तरफ से कन्यादान मिलेगा क्या। सन 1987 में चौधरी देवीलाल ने यह कहा था कि अगर मैं सत्ता में आ गया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सारी चीजों को ध्यान रखते थे, उनको ज्ञान था, वो कोई बात ऐसी नहीं करते थे जिससे लोगों को फायदा ना हो
और जिसको वो कर ना पाए। उन्होंने दुनिया का भ्रमण किया हुआ था। उनको पता था कि अगर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में पेंशन दी जा सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने ऐलान किया कि मैं 100 रुपया पेंशन करूंगा। अपनी अपनी कंट्री में किस तरह का कितना पैसा तुम्हारे पास सरप्लस कर सकते हो, उसी से आप लोगों को फैसिलिटी दे सकते हो। और उन्होंने ये वायदा किया था। उन्होंने कहा भी मैं 10,000 रुपये तक का कर्जा माफ करूंगा। दुनिया के अंदर किसान पे जब भी कभी किसी भी मुल्क में किसान की फसल कमजोर हो जाती है, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वहां 1 मिनट में सरकार उसकी भरपाई करती है। वहां अगर मान लो उन्होंने कहा कि हमें अब की बार गेहूं का इतना उत्पादन चाहिए, अगर ज्यादा उत्पादन हो गया वो किसी मुल्क को दूसरे को दे देंगे, लेकिन किसान को उसका पैसा देंगे। हाँ, अगले को फ्री दे आएंगे लेकिन उसको उसका पैसा देंगे। जब आप किसान पे, अगर हमारे देश का किसान उत्पादन बंद कर दे, क्या हालत हो इस देश की। अगर सब्जी बंद कर दे, फ्रूट बंद कर दे, मिल्किंग करना बंद कर दे, क्या होगा देश का, जो देश का अन्नदाता है। इसलिए चौधरी देवीलाल ने फैसला किया कि इसका कर्जा माफ करके इसको इसके पैरों पे खड़ा करना चाहिए। उन्होंने उस वक्त में 87 में 10,000 रुपया जो माफ किया था। वो 10,000 आज अगर उसकी आप कीमत आंकेंगे तो 10 लाख से भी ज्यादा है, क्योंकि तब तो पैसे पैसे की कीमत थी। उन्होंने ये कहा था मैं गरीब की बेटी की शादी में 5100 रुपये कन्यादान के दूंगा। इसलिए कहा था कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा का सिस्टम है, देश में है, अकेले हरियाणा में नहीं। यहाँ मांगते हुए शर्म नहीं आती किसी को, अपना बच्चा बेचते हैं जाकर के। तो गरीब की बेटी के लिए दिक्कत थी कि कैसे उसकी शादी हो, तो कहा कि सरकार 5100 रुपये दे। उस वक्त में 5100 बहुत बड़ी रकम थी। मुख्यमंत्री थे हमारे चौधरी बंसीलाल। वो कहने लगे चौधरी देवीलाल तो अनपढ़ आदमी है और ये सारी चीजें संभव नहीं है, सरकारी खजाने से पैसा नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने प्रेस में ये बात कही फिर कि मैं विधानसभा का बहुत दफा मेंबर रहा हूं, मुझे पता है कैसे कानून बनाए जाते हैं। LLB पास होने से कोई कानून का ज्ञाता नहीं हो जाता, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैंने दुनिया देखी है, बंसीलाल ने भिवानी देखी है, और मैं कानून बना दूंगा। जैसे ही मुख्यमंत्री बने, पहले कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा कि लाओ लिख करके कैबिनेट में रखो, ये प्रस्ताव है, और कैबिनेट में पास कराया। कैबिनेट में पास होने के बाद मुख्यमंत्री के साइन होते हैं। उन्होंने नीचे दस्तखत कर दिया देवीलाल, और प्रेस को दिखा दिया कि कानून बना दिया मैंने आज। तो लोगों को ये भरोसा है कि हम उनकी लेगेसी हैं, हम उनको, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था। तो चौधरी देवीलाल ने किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। सर, आप चुनाव की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कितनी बड़ी टक्कर होगी और इनेलो की कितनी सीटें होंगी? हम राज बनाएंगे, लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। हमारे को किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, यूथ बहुत खुल करके हमारे साथ लगेगा, और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। तो मैं ये समझूं कि मैं हरियाणा के अगले CM से बात कर रही हूँ? हमारी दोनों पार्टियों का फैसला यही है, और ये भी मान के चलो मैं बनूंगा तो CM बनूंगा, अदरवाइज मैं विधानसभा में बैठ करके लोगों की आवाज उठाने का काम करूंगा। और अगर आपको ऑफर आया, मान लीजिए आपको अच्छी सीटें आ जाती हैं, बहुमत अगर नहीं आई और अच्छी सीटें आ गई, तो क्या आप किंग मेकर होंगे हरियाणा प्रदेश के? किंग मेकर बना था दुष्यंत, जो किंग मेकर की बजाय किंग ब्रेकर हो गया। उसने सबसे पहले सत्ता के लालच में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ब्रेक किया। उसके बाद किसानों के साथ जो किसान आंदोलन था, किसानों से उम्मीद कर रहे थे कि चौधरी देवीलाल का ग्रैंडसन है और ये हमारी लड़ाई लड़ेगा, उनसे ब्रेक किया किसानों से। उसके बाद बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हुआ और बीजेपी को ब्रेक किया।
अब अपनी पार्टी को ब्रेक कर दिया और थोड़े दिन में परिवार को भी ब्रेक करेगा। मैं मेकर और ब्रेकर में विश्वास नहीं रखता। ना तो चौधरी देवीलाल ने कभी किंग मेकर बनने का काम किया, ना चौटाला साहब ने किया। अगर लोगों को हमारे पे विश्वास होगा तो हम लोगों की सेवा करेंगे और पूर्ण रूप से सत्ता में आकर के किसी के साथ नहीं जाएंगे। कोई के मुझे मुख्यमंत्री बना दो, आपको ये बना देने, ये पॉसिबल नहीं। तो आपको ऑफर तो बहुत मिले होंगे अगली पार्टियों से? मुझे बहुत दफा मिले, पर मैंने बहुत खुल करके सबसे कहा कि मैं केवल चीफ मिनिस्टर का मटेरियल हूँ। आपके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि आपको गाड़ियों का बहुत शौक है। तो आपके इसमें कितनी गाड़ियां हैं और कौन कौन सी हैं, और क्या आप खुद कितनी ड्राइव करते हैं? मुझे पहले शौक था, खुद ड्राइव करता था मैं। मेरे पास कई गाड़ियां हैं, अलग अलग गाड़ियां हैं जो इस देश में नहीं है किसी के पास। लेकिन अब तो मैं पिछले 10 साल से एंडेवर रखता हूँ, उसी में सफर करता हूँ। बच्चों को शौक है, बच्चे रखते हैं गाड़ियाँ। जब मेरी उम्र थी गाड़ियों की शौक की, तब रखता था। और अभी आपके क्या क्या शौक हैं? आपका रूटीन क्या होता है डेली का? अब एक ही शौक है कि हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ न्याय हो, गरीब मजदूर कमेरे वर्ग के लोग आगे बढ़े। हरियाणा की एक और पहचान भी है, खेल। ओलंपिक में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश मेडल लेके आता है तो वो हरियाणा है। उसके बाद भी आपने ये बात कह तो दी, आपने ये भी उसके बारे में जानकारी ली कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरे ख्याल इस तय तक नहीं गया। नहीं, मुझे जितना मैंने पढ़ा कि आपने जो है नहीं, आप जरूर जाना। मैं स्वयं वॉलीबॉल का प्लेयर रहा, मैंने 8 नेशनल खेली है और 8 नेशनल में हमारा मेडल रहे, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी ब्राउन, इस तरह से। स्पोर्ट्स में जब हमारी गवर्नमेंट बनी, चौधरी देवीलाल जब चीफ मिनिस्टर बने 87 में, तब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि 3% हर जॉब के अंदर स्पोर्ट्स की रिजर्वेशन करो। हरियाणा सरकार की कोई भी नौकरी निकली, किसी भी डिपार्टमेंट की निकली, उसमें 3% खिलाड़ियों को हिस्सा दे दिया गया। सबसे पहले पुलिस में दिया गया। उससे स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा। जो देवीलाल की गवर्नमेंट जाने के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस कोटे को खत्म कर दिया, 3% वाले को। स्पोर्ट्स को उन्होंने एक तरह से क्लोज किया। फिर हमने 2000 में जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने तो फिर एक स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार करी। मैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था और बॉक्सिंग फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट था उस वक्त। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाओ। मैंने चौटाला साहब से बात करी, वो खुद बहुत स्पोर्ट्स के ऊपर उनका ध्यान था। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ तुम्हें जिससे हरियाणा का नाम देश में भी चमके और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी एक पहचान बने और हमारे बच्चों को, खिलाड़ियों को ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो हमने जब पॉलिसी बनाई तो उसमें जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है प्राइमरी में, उससे लेकर के, मतलब स्पोर्ट्स में कहते हैं मिनी, फिर जूनियर, मिनी, सब जूनियर, जूनियर, उसके बाद आपका यूथ, यूथ के बाद सीनियर, ये एक कैटेगरी है। हमने प्रोत्साहन देना शुरू किया मिनी से कि जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, मेडल जीतता है, उसको 500 रुपया पुरस्कार दो साथ में, ताकि उस बच्चे का गेम के प्रति इंटरेस्ट बढ़े, उसका बढ़े, उसके साथ दूसरे बच्चे देखें कि इसको 500 रुपया मिला है, वो भी खेलना शुरू करेगा। इस तरह हर कैटेगरी में पैसा दिया। सीनियर में हमने जो किया वो बहुत बड़ी बात थी। चौटाला साहब ने 1 करोड़ रुपया कि जो गोल्ड मेडल जीतेगा, उस वक्त 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट था। ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट एक पैसा देती थी। नौकरी छोटी मोटी मिलती थी लेकिन कोई पैसा नहीं था, कैश अवार्ड किसी को नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई जो गोल्ड मेडल जीत करके आएगा ओलंपिक में, हमने उसमें जो पॉलिसी थी उसमें लिख के दिया था, उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। जो सिल्वर जीतेगा उसको
50 लाख, ब्राउन जीतेगा उसको 30 लाख रुपया। कर्णम मलेश्वरी नाम की एक लड़की थी, साउथ इंडियन, जिसकी हरियाणा में शादी हुई थी, और ओलंपिक चल रहा था 2000 का आपके सिडनी में। मैं उस ओलंपिक में गया हुआ था। जब उसका इवेंट चल रहा था तो मैं उसका इवेंट देखने गया कि मेरी स्टेट की थी। मुझे वैसे भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, जहाँ भी कोई इंडिया का बच्चा खेलता था हम जा कर के देखते थे। तो मैं और राजा रणधीर सिंह दोनों थे जो जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त ओलंपिक के। उस लड़की का जैसे ही मेडल आया तो मैंने उसको जहाँ कॉन्ग्रेचुलेट किया, वहीं उसके साथ उसको कहा कि तेरे को 30 लाख रुपया हम कैश अवार्ड देंगे और 1000 गज का प्लॉट भी देंगे जिसमें तू तेरी एकेडमी बनाना। वो लड़की मतलब भावुक होगी। मैंने उससे पूछा भी इसमें भावुक होने की क्या बात है। वो कहने लगी सर किसी ने 30 रुपया नहीं दिया, आप 30 लाख की बात करते हो, कहीं आप मुझे वैसे तो खुश नहीं कर रहे। मैं बोला तू दिल्ली एयरपोर्ट पे जब उतरेगी तेरे को बाकायदा तौर पे चेक मिलेगा, तेरे को हरियाणा सरकार जो है वेलकम करेगी, बाकायदा डिपार्टमेंट के लोग लेने आएंगे, तेरा अच्छा स्वागत करेंगे। तो कहने लगी ठीक है। वो जैसी आई तो मैंने उस वक्त चौटाला साहब से उसकी फ़ोन पे बात कराई। मैं कहा हमारी हरियाणा की बहू है और इसने मेडल जीता है। तो चौटाला साहब ने उसको बधाई दी और उसको कहा कि बेटा जब तू आएगी तो हम तेरे को सम्मानित करेंगे। उन्होंने नहीं कहा कि कितने पैसे देंगे। जैसे वो पहुंची उसको 30 लाख का बड़ा चेक दिया और एक 30 लाख रुपए का चेक उसको थमा दिया कि तेरा अमाउंट है। एक उसको प्लॉट दिया, उसको स्टेट में बड़ा फंक्शन करके उसको सम्मानित किया गया। उसके बाद लाइन लग गई बच्चों की जो है कि भी इस तरह से पैसा मिलेगा तो हमें कुछ करना है। और हमने फिर उसी पॉलिसी में 3%, पहले तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस में था, मैंने उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हर डिपार्टमेंट में 3% का कोटा फिक्स करवाया। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टीमें बनवाई, किसी में वॉलीबॉल, किसी में कबड्डी, किसी में हॉकी, किसी में फुटबॉल, किसी में खो खो, किसी में रेसलिंग, इस तरह से। तो हजारों बच्चे हरियाणा के जॉब लगे। आज उसी का कारण है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं। बाकी लोग तो कोई ये कहता है पदक लाओ, नौकरी पाओ, क्यों दुकान बेच रहे हो तुम? तो उसकी हिम्मत है, जीत के आ रहा है, उसका राइट है, उसको मिलेगा। तुम क्या दोगे उसको? तुम अगर कुछ देना चाहते हो तो आप ये कहो कि भाई हम उसकी अमाउंट राशि बढ़ाएंगे, या उसका और उसको कैसे, उसके बच्चों को कैसे आगे ले जाओगे, कैसे उसकी ट्रेनिंग का और खर्चा तुम उठाओगे, वो करो। उनके लिए एकेडमियाँ बनाओ, उनके लिए हॉस्टल बनाओ, उनके लिए अलग अलग स्टेडियम बना करके दो। वो तो कोई किसी ने ध्यान दिया नहीं। हमारी गवर्नमेंट के दौरान 5 स्टेडियम बने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, ना आज तक बने, ना कांग्रेस के 10 साल में बना और ना इस 10 साल में बना। अगर कोई स्टेडियम बनाए तो हम ही ने बनाए। चौधरी देवीलाल के नाम से स्टेडियम बनाए गए, क्योंकि चौधरी देवीलाल सब में एक अच्छे खिलाड़ी थे, रेसलर थे। जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन किया था, वो बॉक्सिंग फेडरेशन का ही वो प्रदर्शन था। आपको रेसलिंग वालों का था, सॉरी कुश्ती वालों का था। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि इस तरह की चीजों को कैसे रोका जाए कि खिलाड़ियों के साथ आप मुझे एक एक्सप्लॉयटेशन चीज बताओ, देश के प्रधानमंत्री ने अब विनेश को कहा कि देश तेरे साथ है। प्रधानमंत्री उस दिन कहाँ थे जब उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा था, लोग राजनीति कर रहे थे? तब उन बच्चों को, जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, उनके साथ सरकार सख्त क्यों नहीं हुई? तब उनको क्यों बचा रही थी? हमारे लोग भी जल्दी भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। आज तक किसी ने भी, एक भी मेंबर पार्लियामेंट ने लोकसभा में विनेश के साथ क्या हुआ उसको तो चर्चा करी, लेकिन उस बात पे किसी ने चर्चा नहीं करी कि विनेश को यहाँ सड़कों पे भी घसीटा गया था। अगर की तो बता दो। फोटो खिंचाने दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट चला गया, उसकी किसी ने जबान बंद कर रखी थी लोकसभा में बोलने से। क्यों नहीं उस बात पे बोला? तब हरियाणा की बेटी याद नहीं आई, तब नहीं एक शब्द निकला, तब चुप हो गया, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ आ गया। तो ये मतलब ये भी एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ धोखा है। हमने हमेशा खिलाड़ियों के साथ न्याय किया है।
मैं स्पोर्ट्स में फेडरेशन में अमेरिका जो प्रेसिडेंट था, आप किसी भी बॉक्सर से या किसी भी खिलाड़ी से, हरियाणा का नहीं देश के किसी खिलाड़ी से पूछ लें कि अभय सिंह का ओलंपिक में क्या रोल था और वो कैसे खिलाड़ी को सम्मान देते थे। मैंने खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया और आगे सरकार बनने के बाद और देंगे। एक चलते चलते एक सवाल और है, संजय दत्त साहब के साथ आपकी जो दोस्ती है वो बड़ी चर्चा में रही है, ये इस दोस्ती पे जरा प्रकाश डालिए। मेरे बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री के जो दोस्त हैं, संजय भी है, सलमान भी है और सुनील शेट्टी भी है, कितने नाम बता सकता हूँ मैं जिनके साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, जो मेरे चुनाव में मेरे प्रचार में आए हमेशा। संजय से एक अलग लगाव मेरा इसलिए रहा है कि संजय हरियाणा से संबंध रखता है। बड़े दत्त साहब जो थे वो हमारे यमुनानगर के पास, उनके भाई आज भी वहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। और संजय मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल का। हम साथ तो नहीं पढ़े लेकिन हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जिसकी वजह से हम मिले और उसके बाद फिर वो आगे से आगे मुलाकातें बढ़ती गई। आज दोस्त वाला रिश्ता नहीं, भाइयों वाला रिश्ता है। आज तो वो मतलब कहीं पे भी कोई बात आती है तो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है मेरे से बड़ा उम्र में, लेकिन मानता मुझे अपना बड़ा भाई। तो क्या ऐसा समझे कि बीच में हल्ला उड़ा था कि कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगे, क्या जरूरत पड़ी तो वो कहीं से लड़े, किसी पार्टी से लड़े, अगर उसको कोई टिकट देगा, वो चुनाव लड़ेगा, मैं उसकी मदद करने जाऊंगा। क्या इनेलो उन्हें बुलाएगी अपनी पार्टी में? क्या सब जगह कोई राजनीति चलेगी? रिश्ते भी तो होते होंगे, रिश्ते बहुत बड़ी बात होती है। हर जगह ये थोड़ा ही है कि सब जगह कोई राजनीति। मैं अगर संजय दत्त कांग्रेस से चुनाव लड़े, मैं उसकी मदद करने जाऊं तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं कांग्रेस की मदद कर रहा हूं, मैं संजय दत्त की मदद करूंगा। संजय दत्त को बीजेपी टिकट दे तो भी मदद करने जाऊंगा। मैं प्रियंका चुनाव लड़ती थी, जाता था, उसकी बहन जो प्रिया जो है, तो मैं जाता था। हालांकि हमारा कोई कांग्रेस से संबंध नहीं था, लेकिन वो हमारी छोटी बहन थी। जितना मेरा वहाँ किसी से जान पहचान थी, मैं कोई वहाँ जाकर के भाषण थोड़ा देता था, मैं सपोर्ट करने जाता था। एक मेंटली सपोर्ट होती है आदमी की, उससे बड़ी ताकत मिलती है। तो इस चुनाव में आपको बहुत कुछ हरियाणा में बदलता हुआ दिखेगा। किसान, मजदूर किस तरह से इनेलो के साथ होंगे और हमारे साथ अभी थे, वुड बी सीएम। देखते रहिए India.com।